हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट ऑन इंजीनियर्स। कैसे हैं प्यारे बच्चों, कैसे हैं प्यारे साथियों। मेरा नाम है जीडी पांडे और मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स की क्लासेस पढ़ा रहा हूं लगातार। बेसिकली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखा जाए तो चैप्टर 1 कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्लास से पहले तक हमने चैप्टर 1 ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है और दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ चैप्टर 1। अगर हम इस क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम लोग थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल? थर्मोडायनेमिक साइकिल को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको थर्मोडायनेमिक स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। आई होप ये बातें आपको पता होंगी क्योंकि उसके बाद ही हम साइकिल को समझ पाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूं कि थर्मोडायनेमिक साइकिल को पढ़ने के लिए कैसे हमें शुरुआत करनी चाहिए। आप जानते हैं कि अगर हम पीवी डायग्राम पर प्लॉट करें, किसी भी डायग्राम पे प्लॉट कर सकते हैं। शुरुआत में हम पीवी डायग्राम को लेकर के ही पढ़ रहे हैं चीजों को, और हमें अगर किसी स्टेट को दिखाना है, हमें किसी अवस्था को हमें यहाँ पर प्रेजेंट करना है, तो उस स्टेट को हम लोग जो है कैसे दिखा सकते हैं? किसी पॉइंट की सहायता से हम दिखा सकते हैं। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट। अब अगर हम पॉइंट 1 से कहीं पॉइंट 2 पे जा रहे हैं तो किसी कर्व के द्वारा जा सकते हैं, किसी लाइन के द्वारा जा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये है आपका स्टेट 1 और ये आपका जो पॉइंट है ये है आपका स्टेट 2। और पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का जो ऑपरेशन है, जो यात्रा है आपकी, उसका नाम है प्रोसेस। ये प्रोसेस है। जब सिस्टम हमारा पॉइंट 1 पे होता है तो हम उसे कहेंगे कि वो कहां पर है? बेसिकली स्टेट 1 में है। जब सिस्टम हमारा पॉइंट 2 पे होता है तो हम उसे कहेंगे कि वो कहां पर है? बेसिकली स्टेट 2 पर है। और सिस्टम जब 1 से 2 तक जाता है, जो जिस ऑपरेशन के थ्रू वो जाता है, उसी ऑपरेशन का नाम है प्रोसेस। उसका नाम क्या है? प्रोसेस। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसेस। अब अगर दो प्रोसेस को या दो से अधिक प्रोसेस को जोड़ दिया जाए, if we connect two processes, if we club two processes, कोई भी दो प्रोसेस ले लें, या दो से अधिक प्रोसेसेस ले लें और उनको जोड़ दिया जाए, और जोड़ने की शर्त यह है कि जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है वो सेम हो जाए। यानी यहां से चले यहां पहुंचे तो इनिशियल पॉइंट ये है ना, आप देखिए ये आपका इनिशियल पॉइंट है, यहीं से चले हैं। इनिशियल पॉइंट मतलब जहां से आप इनिशिएट करते हैं, जहां से आप शुरुआत करते हैं, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट है। अब जहां से आप चले हैं फिर अगर वहीं आ जाएं, दो या दो से अधिक प्रोसेसेस का कॉम्बिनेशन, दो प्रोसेसेस को जोड़ दिया जाए और जहां से चले थे फिर वहीं आ गए, तो वो इनिशियल पॉइंट जो था यही फाइनल पॉइंट भी हो गया। तो अगर दो या दो से अधिक प्रोसेसेस को इस प्रकार जोड़ें, दो या दो से अधिक प्रोसेसेस को इस प्रकार जोड़ें, इफ टू और more processes are joined, ज्वाइंट करने से नहीं होंगे,
सच दैट, इस प्रकार जोड़ा जाए, ज्वाइन तो करें लेकिन इस प्रकार ज्वाइन करें कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। इस प्रकार ज्वाइन करें कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जो हों वो सेम हों, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, साइकिल कहते हैं। साइकिल कहते हैं। साइकिल की हिंदी चक्र होती है। चक्र क्या होती है, चक्र। तो चक्र में कहाँ इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है? साइकिल में। साइकिल में क्या कोई इनिशियल और फाइनल पॉइंट होता है? नहीं होता है ना। साइकिल में कोई इनिशियल और कोई फाइनल पॉइंट होता नहीं है। तो जहां पर इस तरह से साइकिल बने कि कोई इनिशियल पॉइंट ना हो, कोई फाइनल पॉइंट ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइकिल कहते हैं। दो या दो से अधिक प्रोसेसेस को जोड़ना है, लेकिन सिर्फ जोड़ना ही नहीं है, जोड़ने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे पर, इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट्स एक दूसरे पर कोइंसाइड कर जाएं, सेम जगह पर आ जाएं, तो उसे हम साइकिल कहते हैं। बहुत तरह के साइकिल आपने पढ़े होंगे ना, जैसे आपने पढ़ा होगा कार्नोट साइकिल। थर्मोडायनामिक्स से बहुत सारे साइकिल आपने पढ़े होंगे, या नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। पढ़ा होगा आपने अगर तो कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल, जूल साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, एरिक्सन साइकिल, स्टर्लिंग साइकिल। इस तरह के बहुत सारे साइकिल्स हैं, कितना नाम बताएं, शायद नाम सुना हो आपने। हम एक एक करके डिटेल में सारी साइकिल को कवर कर लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। साइकिल के बारे में मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत चीज बताऊंगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा साइकिल के बारे में, उसको आप जरूर समझ लीजिए। फिर साइकिल की जो डेफिनेशन वगैरह और भी है उस पर भी डिस्कस करता हूं। साइकिल के बारे में एक बात ध्यान रखिए, आप देखिए ना, हमेशा लिखा होता है, ये सारी जो चीजें लिखी हुई हैं, इसके अलावा वीसी साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, इसके अलावा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, मतलब बहुत तरह के साइकिल्स हैं। प्रश्न उठता है कि साइकिल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और जो कोई डिवाइस होती है ना वो साइकिल पे ही क्यों कार्य करती है। जैसे आपका रेफ्रिजरेटर ही है, मान लीजिए घर में जो आप फ्रिज इस्तेमाल करते हैं, तो वो वीसी साइकिल पे मान लीजिए काम करता है, वीसी साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल पे। व्हाई इट इज वर्किंग ऑन द साइकिल, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग ऑन द प्रोसेस। एक प्रश्न ये उठता है ना कि डिवाइसेस जो होती हैं वो साइकिल पर ही क्यों वर्क करती हैं, वो प्रोसेसेस पर क्यों नहीं वर्क करती हैं? क्या वो प्रोसेस पे वर्क नहीं कर सकती हैं? और अगर प्रोसेस पे वर्क करें तो क्या समस्या आएगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, बोलिए भाई। तो जो डिवाइसेस होती हैं वो साइकिल पर ही वर्क करती हैं, और साइकिल पर वर्क इसलिए करती हैं क्योंकि एक चीज जान लीजिए, आज से मैं आपको सिखा रहा हूं कि कोई भी डिवाइस को अगर आप चाहते हैं कि वो कंटिन्यूअसली वर्क करे, अगर आप चाहते हैं कि कोई डिवाइस कंटिन्यूअसली वर्क करे, कंटिन्यूअसली काम करे, तो इट मस्ट बी बेस्ड ऑन साइकिल, नॉट प्रोसेस। बेस्ड ऑन क्या, इट मस्ट ऑपरेट। अगर आप चाहते हैं कि कोई दुनिया के डिवाइस है, वो कोई भी डिवाइस है वो लगातार वर्क प्रोड्यूस करे,
ऐसा नहीं कि वर्क प्रोड्यूस कर दिया फिर बीच में नहीं भी किया फिर किया। कंटिन्यूअस वर्क प्रोड्यूस ही नहीं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, कंटिन्यूअस वर्क ही नहीं, कंटिन्यूअस इफेक्ट कहिए यहाँ पे। वर्क मतलब अपना काम, वर्क को आप P इंटू DV से मत लीजिएगा, अगर आप उस वर्ड से कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैं चेंज कर दे रहा हूं। कंटिन्यूअस इफेक्ट चाहते हैं आप, अगर आप कंटिन्यूअस इफेक्ट चाहते हैं, जैसे फ्रिज का एग्जांपल लीजिए, फ्रिज खोलिए सुबह 7 बजे तब भी वो कूलिंग का काम करता है, दोपहर के 12 बजे खोलिए इट डज द सेम वर्क, 3 बजे खोलिए फिर भी वो कूलिंग का काम कर रहा है, 5 बजे खोलिए, रात के 9 बजे खोलिए, रात के 2 बजे खोलिए, एनी टाइम जब भी आप खोलते हैं वो कूलिंग ही तो कर रहा है। इट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग। वर्क से मेरा अभिप्राय PDV से नहीं है, इट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग, मतलब इट इज कंटिन्यूअसली प्रोवाइडिंग द इफेक्ट। जो इफेक्ट है वो कंटिन्यूअसली मिल रहा है, अगर आपको इफेक्ट अगर आपको कंटिन्यूअसली मिल रहा है तो इट मस्ट बी या इट मस्ट वर्क ऑन साइकिल। अगर कोई डिवाइस कंटिन्यूअसली इफेक्ट दे रहा है तो इट मस्ट वर्क ऑन साइकिल, इट मस्ट वर्क ऑन साइकिल। तो निश्चित रूप से साइकिल पे वो वर्क करना चाहिए। कहीं पर कंटिन्यूअस इफेक्ट चाहते हैं आप, तो जैसे यहाँ पे AC चल रहा है ना, एयर कंडीशन चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना कि एयर कंडीशन 15 मिनट चलेगा ठंडा करेगा, फिर 1 घंटे ठंडा नहीं करेगा, फिर 15 ठंडा करेगा, ऐसा नहीं है। वंस AC is started, it is continuously providing cooling effect। अगर आपकी इच्छा ये है कि आप का जो इफेक्ट है वो कंटिन्यूअसली बना रहे, वो कंटिन्यूअसली रहे, तो इट मस्ट वर्क ऑन द साइकिल। निश्चित रूप से वो किस पे वर्क करना चाहिए? साइकिल पे। अगर साइकिल पे वर्क नहीं करेगा देन आपको कंटिन्यूअसली इफेक्ट नहीं प्रदान करेगा। तो ये बात है विशेष, जो जानने वाली बात है। उसके बाद देखिए थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में कुछ बातें यहाँ लिखी गई हैं। मैं एक बार इसको जूम कर देता हूँ और मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, क्योंकि 3 लाइन काफी कुछ एक पैराग्राफ जैसा लिखा है। आप आराम से पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं पढ़ के डिक्टेट करता हूँ। एक बार देख लीजिए आप पूरा। पूरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, फिर मैं एक एक चीज इसको डिक्टेट करता हूँ। ठीक है, क्या लिखा है आइए साथ देखते हैं। देखा, सिस्टम इज सेड टू हैव अंडरगॉन अ साइकिल। किसी सिस्टम को हम कहेंगे कि वो साइक्लिक के अंतर्गत है, साइकिल के अंतर्गत है। इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर आइडेंटिकल। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट जो है वो आइडेंटिकल होना चाहिए। आफ्टर द सीरीज ऑफ स्टेट चेंजेस, बहुत सारे स्टेट चेंजेस की जो सीरीज, जो श्रृंखला चल रही है, मतलब कि जरूरी नहीं है ना कि साइकिल सिर्फ 2 ही प्रोसेस से बने। साइकिल ऐसे भी बन सकता है, यहां से गए हम, ठीक है ना। साइकिल तो ऐसे भी बन सकता है, ये भी साइकिल ही है, ये भी साइकिल है, ये भी साइकिल है। सर क्या इस साइकिल को हम पढ़ेंगे? हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रेगुलर साइकिल है। कोई भी ऐसी साइकिल है, रेगुलर साइकिल कैसे पढ़ेंगे? प्रोसेस कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है। हम ऐसी साइकिल पढ़ेंगे जो कुछ प्रोसेसेस से फिक्स हो। समझ पा रहे हैं ना? अब से एक ऐसी साइकिल हम बना दें, इसको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एक ऐसी साइकिल हम बना दें, इसको हम पढ़ सकते हैं। एक ऐसी साइकिल हम बनाएं तो इसको हम पढ़ेंगे। तो इस तरह की जो जितनी भी साइकिल आपके सामने बनी हुई हैं, ये सब साइकिल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस ही तो है।
तो सीरीज ऑफ ऑपरेशन हो रहे हैं ना, एक प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, चौथा, पांचवा भी हो सकता है। 5 प्रोसेस हो सकते हैं किसी साइकिल में। किसी साइकिल में 5 प्रोसेस भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। देखिए ये भी साइकिल है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, 4 से 5 है, 5 से 1। कितने प्रोसेस हुए गिनिए। एक प्रोसेस ये हो गया 1 से 2, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस, देखिए 1 2, ये तीसरा प्रोसेस, ये चौथा प्रोसेस, ये पांचवा प्रोसेस। 1 से 2 एक प्रोसेस, 2 से 3 एक प्रोसेस, 3 से 4 एक प्रोसेस, 4 से 5 एक प्रोसेस और 5 से 1। तो 1 2 3 4 5 प्रोसेस। 5 प्रोसेस की भी साइकिल बन सकती है। यहाँ 3 प्रोसेस हैं, यहाँ 4 प्रोसेसेस हैं। तो सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, एक प्रोसेस हुआ, 2 हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, होते हुए अल्टीमेटली जहां से चले थे इनिशियल से, वहीं फाइनल पर अगर हम आ जाएं तो फिर हम बोलेंगे कि भाई ये जो है साइकिल का निर्माण हो गया। यही बात परिभाषा में लिखी हुई है। A system is said to have undergone a cycle if the initial and final state of the system are identical after the series of state changes. Series of state changes से आपका अभिप्राय क्या है? स्टेट चेंज का मतलब क्या है, हम बताएं आपको। स्टेट चेंज का मतलब है प्रोसेस। भाई स्टेट चेंज होगा तभी तो प्रोसेस बनेगा। एक स्टेट यहाँ पर है, आप यहाँ पे आ गए, स्टेट 1 पर थे, अभी 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 आज बताया, आज की क्लास में स्टेट 2 है। चेंज ऑफ स्टेट हुआ तभी तो प्रोसेस बना। अगर चेंज ऑफ स्टेट ना होता तो क्या प्रोसेस बनता? ना बनता। चेंज ऑफ स्टेट होता जाए, एक स्टेट, दूसरा स्टेट, तीसरा स्टेट, चौथा स्टेट, पांचवा स्टेट, और लास्ट में आइडेंटिकल हो जाए, जहां से चले थे फिर वहीं आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? साइकिल। अगला पॉइंट लिखा है कि मिनिमम 2 नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल। किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए कम से कम 2 प्रोसेस का होना जरूरी है। एक प्रोसेस से साइकिल नहीं बनेगा, 2 या 2 से अधिक प्रोसेस से बनेगा। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो। तीसरा पॉइंट है द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ प्रॉपर्टी इज अ जीरो, दैट इज द चेंज इन प्रॉपर्टी इज अ जीरो फॉर अ साइकिल। किसी साइकिल के लिए जो चेंज ऑफ प्रॉपर्टी होता है वो जीरो होता है। इससे कहने का अभिप्राय क्या है कि मान लीजिए ये पीवी डायग्राम है। अब यहां पॉइंट पे हम चले थे, इस पॉइंट से हम चले, मान लीजिए यहां, मान लीजिए P की वैल्यू है 4 बार। P की वैल्यू कितनी है? 4 बार। अब मान लीजिए यहां से हम चले, कहीं यहां गए, कहीं यहां गए, चाहे जितनी बड़ी साइकिल ले लीजिए, मैं आपको एकदम अजीब सी साइकिल ले रहा हूं। अब वो थर्मोडायनेमिक्स में एग्जिस्ट करती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये टेंशन ना हो कि नहीं ऐसा साइकिल, चाहे जैसा ले लिया आपने, अल्टीमेटली देखिए आप यहां पहुंच गए। तो बताइए जरा कि जब आप यहां से चले थे तब P की वैल्यू कितनी थी? 4 बार। यहां लौट के आए तो फिर P की वैल्यू कितनी है? 4 बार। कोई साइकिल लीजिए, मैं किसी साइकिल, आप टेढ़ी मेढ़ी साइकिल लीजिए, सीधी साइकिल लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एक दूसरा डायग्राम ले रहा हूं मैं आपको, पीवी, मान लीजिए यहां पर P की वैल्यू है 6 बार, P की वैल्यू है 4 बार, 6 बार, कुछ भी मान लीजिए, 4 बार मान लिया। अब यहां से आप चले, ऐसे चले, ऐसे चले, फिर यहीं आ गए, तभी तो साइकिल बनेगा ना। तो मुझे बताइए इस पॉइंट पे तो पहले P इनिशियल भी 4 बार था और P फाइनल भी 4 बार है। तो एक बात बताइए, डेल्टा P क्या होगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो 4 माइनस 4 बराबर 0। समझ पा रहे हैं? कितना बार हो गया? 0। यानी साइक्लिक इंटीग्रल
किसी भी प्रॉपर्टी का जीरो होता है। किसी प्रॉपर्टी का, इसको लिखते ऐसे हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ P इज इक्वल टू जीरो, जहां P प्रेशर नहीं है, कोई भी प्रॉपर्टी है, मान लिया साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ प्रेशर इज जीरो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ टेम्परेचर इज जीरो, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वॉल्यूम इज जीरो। किसी भी प्रॉपर्टी का साइक्लिक इंटीग्रल आप ले लेंगे वो जीरो होगा। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज जीरो। किसी भी प्रॉपर्टी का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है। साइक्लिक इंटीग्रल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी ले लीजिए बराबर जीरो होता है। इसको ना हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी चीज का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो है तो वो प्रॉपर्टी ही होगी। इफ, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, इफ द साइक्लिक इंटीग्रल of anything is zero, it must be a property. अगर किसी चीज का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो है तो निश्चित रूप से वो प्रॉपर्टी होगा। दोनों बातें एक दूसरे की वाइसी वर्सा ही हैं। कुत्ता भौं भौं करता है, कुत्ता भौं भौं करता है, इस बात को ऐसे कहा गया। एक जानवर भौं भौं करता है तो वो कुत्ता ही होगा, वो बात ऐसे कहती गई। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ये बात ऐसे कहा गया। एक जानवर है जो म्याऊं म्याऊं ही करती है, वो बिल्ली ही होगी, वो बात ऐसे कहा गया। साइक्लिक इंटीग्रल किसी प्रॉपर्टी का जीरो होता है, ये बात ऐसे कही गई। उसी बात को यहां पलट के दूसरे तरीके से कहा गया कि अगर किसी चीज का साइक्लिक इंटीग्रल जीरो है, प्रॉपर्टी ही होगा वो। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो ये बात भी मैंने आपको समझा दी। फिर देखिए यहाँ पे वही चीजें बनी हुई हैं जो मैंने आपको समझाया, वही है, कुछ नया नहीं है। पीडीएफ में ऐसे बना हुआ है कि यहाँ से हम गए, यहाँ से हम गए, ये 1 है, ये 2 है, ये रास्ता ए है, ये रास्ता बी है, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या होगी, P1 माइनस P2, और ये दोनों आपस में सेम है तो डीपी की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है ना? नहीं, डीपी की वैल्यू यहाँ 0 नहीं हो जाएगी। क्या लिखा है ये, टोटल प्रेशर चेंज, हाँ, डेल्टा पी की वैल्यू आप हो जाएगी, यहां से गया यहां मिला, लेकिन यहां पर अगर पॉइंट 1 पे खोजोगे ना आप, पॉइंट 1 पे जितना प्रेशर था भाई, जहां से चले थे वहीं तो आएंगे ना, इनिशियल और फाइनल सेम हो गया। तो मान लो यहां प्रेशर था आपका P1 इनिशियल, तो फाइनल भी तो P इनिशियल हुआ, तो टोटल 0 हो जाएगा। सेम चीज यहां पे है। अच्छा, इसके बाद साइकिल के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम का। जरा इसको समझिएगा, ये कॉन्टिनम क्या चीज है, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाता हूं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, इसको समझिएगा, कॉन्टिनम क्या होता है। कुछ चीजें लिखी हुई हैं, आप थोड़ा सा बोर्ड पे पढ़िएगा तो क्लैरिटी आपको आ जाएगी। लिखा है कॉन्टिनम मीन्स कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिनम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, कॉन्टिनम का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन
distribution of matter is assumed to be uniform and continuous। जैसे हम कोई मैटर हमारे आसपास है, कोई पदार्थ फैला हुआ है, तो एक्चुअल में ना वो पदार्थ ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ एक बॉक्स है, इसमें मॉलिक्यूल भरा हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा यहाँ होता है, तीसरा यहाँ होता है, चौथा ऐसा होता है, पांचवा ऐसा होता है, छठा ऐसा होता है, और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होते हैं ना, ऐसे गैप होते हैं। अगर इस परिकल्पना पे आप जाएंगे, अगर ऐसा आप सोचते हैं, इस तरह डिजाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल्स किसी मैटर में इस तरह होते हैं, तो फिर ये जो है ना, ये आपका कॉन्टिनम नहीं है। कॉन्टिनम का मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल इस तरह से नहीं होता, बल्कि हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल इस तरह से होता है, कोई बीच में गैप वैप है ही नहीं। ये है कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉन्टिनम क्या कहता है समझने का प्रयास करिए। कॉन्टिनम ये कहता है कि आपको लगता है, कॉन्टिनम कहता है ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये मुद्दा नहीं है। कॉन्टिनम कहता है ये मुद्दा है। आपको लगता है कि यहां एक मैटर ले लिया तो यहां बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, और बीच बीच में गैप भी तो होगा ना, मॉलिक्यूल्स के बीच बीच में गैप भी होगा। कॉन्टिनम कहता है गैप नहीं चाहिए हमें। कॉन्टिनम, ये कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसा होता है, हम बोलते हैं ऐसा होता है ना, तो कॉन्टिनम में वो कहता है ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है? वो कहता है कि जो मीडियम है ना, जो मैटर है, इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। एक तो यूनिफॉर्म है सब जगह, ऐसा नहीं एक जगह ज्यादा है, जगह कम, ऐसा नहीं होगा। एंड कॉन्टिन्यूअस, और ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ऐसे होगा। ये देख रहे हो ना, कहीं कोई गैप छूट रहा है क्या? पूरा मैटर कॉन्टिन्यूअस है भाई, कोई गैप वैप छूट ही नहीं रहा। देख रहे हो ना, ये है कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम। कॉन्टिनम कॉन्सेप्ट इज अ क्लासिकल अप्रोच, और ये क्लासिकल अप्रोच है, क्लासिकल अवधारणा है। दो तरह की अप्रोच पढ़ाए थे आपको ना, क्लासिकल और दूसरा कौन सा था भाई? स्टैटिकल। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, दो तरह की थर्मोडायनेमिक्स होती है, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक होती है ना। तो ये क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का अप्रोच है, स्टैटिकल का नहीं है। ये माइक्रो लेवल पे जाएंगे तब तो आपको मॉलिक्यूल दिख ही जाएगा। आप ओवरऑल देख रहे हैं, ओवरऑल आपके अंदर मॉलिक्यूल नहीं दिखेंगे भाई। ओवरऑल बताओ क्या है, तो ओवरऑल जैसे ये पानी है, ये कॉन्टिनम ही तो है। पानी देखिए पूरा फैला हुआ है, आपको लग रहा है ना, जबकि अंदर से तो ऐसा नहीं है ना। पानी के मॉलिक्यूल के बीच में गैप भी हो सकता है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कंटिन्यूअस मीडिया है। ठीक है, ये कॉन्टिनम का कॉन्सेप्ट कहता है। फिर कुछ बातें यहां लिखी गई हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। फिगर का कोई महत्व तो नहीं है, इसलिए फिगर को बिल्कुल मत देखिए, मैं आपको फिगर बना के समझा दूंगा। कह रहा है कि अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, कॉन्टिनम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, तो कहा यह जा रहा है कैसे अप्लाई करना है। पहला, देयर शुड बी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। भाई अगर आप कॉन्टिनम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होने चाहिए। अब आप सोचो कि कहीं पर एक डब्बे में, एक डब्बा है मान लो यहां पे, और इस डब्बे में दो मॉलिक्यूल हैं, एक रहा ये मॉलिक्यूल, एक रहा ये मॉलिक्यूल, तो तब आप इस डब्बे में कॉन्टिनम डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। दो ठो मॉलिक्यूल है, खूब सारा गैप दिखेगा ही दिखेगा आपको। लेकिन अगर हम ये डब्बा ले लें, अगर हम ये डब्बा ले लें और हम कहें कि इस डब्बे में 10, 12, 15 मॉलिक्यूल हैं, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देखो 10, 12, 15 जितना बना सकते हैं। हम बोले कि ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं,
अब बताइए कंटिन्यूम बनने का चांस कहां पे है? यहां पे है। ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके बीच थोड़ा थोड़ा गैप ही तो है। अब तो कॉन्टिनम बनने का चांस कहां है? यहां ज्यादा चांस है कॉन्टिनम बनने का, यहां पर कॉन्टिनम बनने का चांस ज्यादा है, यहां पर कॉन्टिनम बनने का चांस ज्यादा है कि यहां पे कॉन्टिनम बनने का चांस ज्यादा है। तो जहां लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे ना वहां पर कॉन्टिनम बनने का चांस ज्यादा है। जहां कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वहां कॉन्टिनम कैसे बनेगा? So there should be large number of molecules for applying the continuum concept. फिर मीन फ्री पाथ, एक नया टर्म डिफाइन हो रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। टर्म का नाम है मीन फ्री पाथ। क्या होता है ये मीन फ्री पाथ? लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का जो दूरी है उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं। मीन फ्री पाथ क्या होता है? डिस्टेंस होता है बिटवीन two consecutive collisions is considerably smaller than the system dimension। मतलब मीन फ्री पाथ जो है वो सिस्टम डायमेंशन से छोटा होना चाहिए। मीन फ्री पाथ इज लेस देन द सिस्टम डायमेंशन। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि यहां पर है, अब एक मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है, छठा यहाँ है, सातवां यहाँ है, आठवां यहाँ है, नौवां यहाँ है। अब मान लीजिए कहीं मीन फ्री पाथ हम ले लेते हैं, ये है मीन फ्री पाथ, ये जो दूरी है ना दिस इज मीन फ्री पाथ। और सिस्टम का डायमेंशन कितना है? ये सिस्टम का डायमेंशन है। अगर आप देखो तो ये L मान लो इसको, चलो इसको X मान लेते हैं, तो X इज स्मॉलर देन L होना चाहिए ना। यहाँ पे है भी, यहाँ पे है भी। बात समझ पा रहे हैं ना? तभी आप कॉन्टिनम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर मीन फ्री पाथ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इसके बराबर है अगर आपके या आसपास है, तो वहां पर कॉन्टिनम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है ना? तो ये मुद्दा है। इसके बाद एक आख सवाल लगाएंगे। एक कॉन्सेप्ट में आपको और सिखा दूं, साइकिल में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि थर्मोडायनामिक साइकिल क्या है और मैकेनिकल साइकिल क्या है। थर्मोडायनामिक साइकिल क्या है और मैकेनिकल साइकिल क्या है। तो इसके बीच का डिफरेंस ये जान लीजिए कि जो थर्मोडायनामिक साइकिल होता है उसमें जो वर्किंग फ्लूइड होता है वो इनिशियल से जाता है तो ब्रॉड बैक फाइनल तक आता है, जबकि मैकेनिकल साइकिल में ऐसी सुविधा नहीं होती। एग्जांपल के तौर पे अगर एक साइकिल है, यहां से गया वर्किंग फ्लूइड, कोई वर्किंग फ्लूइड चलना शुरू किया। वर्किंग फ्लूइड समझते ना, मतलब जिनसे आप ऑपरेट कर रहे हो, जैसे कि स्टीम टरबाइन में स्टीम है, तो स्टीम टरबाइन में स्टीम क्या है? एक वर्किंग फ्लूइड है ना, वही वर्क कर रही है, वही तो ट्रेवल कर रही है ना। तो यहां से मान लीजिए कुछ चला तो ये यहां जाएगा, फिर ये यहां जाएगा। अब देखो एक से चला था, दो गया, तीन गया, चार पे है। अब एक तरीका ये हो सकता है ना कि इसको हम डिस्चार्ज कर दें एटमॉस्फेयर में, देन इट विल नॉट कम बैक, इट विल नॉट ब्रॉड बैक टू द इनिशियल पोजीशन। तो भैया थर्मोडायनामिक में ऐसा नहीं करेंगे, सॉरी हाँ, थर्मोडायनामिक साइकिल में ऐसा आप नहीं करेंगे। थर्मोडायनामिक साइकिल में आप ऐसा नहीं करेंगे। ये बात समझ में आया? आपको इसे इस पॉइंट तक ले ही जाना है। ये काम आप मैकेनिकल साइकिल में कर सकते हैं। ये काम कहां होता है? मैकेनिकल साइकिल में, कि यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया। तो देखिए ये ब्रॉड बैक नहीं आया, 1 2 3 और 4। ये दोबारा वर्किंग फ्लूइड जहां से चला था
ऐसा नहीं है कि वर्किंग फ्लूइड वहीं पर फिर वापस आ गया, ऐसी सुविधा यहां पे नहीं मिली है। तो ये डिफरेंस है आपका किसमें, मैकेनिकल साइकिल में और थर्मोडायनेमिक साइकिल में। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल साइकिल एंड थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है, तो चैप्टर 1 यहां से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यहां से चैप्टर 1 फिनिश हो गया है। अब चैप्टर 1 के सवाल लगाने हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में हमने आपको पूरा सिलेबस डिस्कस किया ही था। तो जो उस सिलेबस का जो चैप्टर 1 का पार्ट था, जो चैप्टर 1 का पार्ट था वो क्या था, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये हम लोगों ने डन कर लिया, फिनिश कर लिया। एक आख सवाल मैं आपको लगवा देता हूं। अब आगे हम 2-3 क्लास लेंगे सिर्फ सवालों पे, 1-2 लगवा के ऐसे ग्लिम्स आपको दे रहा हूं, झलक दे रहा हूं। अच्छा खासा सवाल लगाएंगे चैप्टर 1 पे। ऑलमोस्ट वी विल कवर ईच एंड एवरी क्वेश्चन which have ever been asked in any examination or it may asked in any examination of JEE and AE। पहला सवाल देखिए, ये मैं 1-2 सवाल आपको लगवा दे रहा हूं जो IS में आए हैं। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक ही चीज की दिक्कत आपको आती है, वो है लैंग्वेज की। बात वही होती है, चीजें वही लिखा रहता है, लेकिन लैंग्वेज ऐसा लिख देता है कि आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है। वही क्वेश्चन जब एई में आएगा तो लैंग्वेज सामान्य करेगा और जेई में तो बिल्कुल बिल्कुल सामान्य कर देगा। कह रहा है सर्टेन क्वांटिटी, पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है, एंजॉय करिए। कॉन्सेप्ट पढ़ा है सारा आपने, तो आप निकाल ले जाएंगे, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा है सर्टेन क्वांटिटीज, मतलब कुछ क्वांटिटीज कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन द ग्राफ बाय ए पॉइंट। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको हम ग्राफ पर पॉइंट की सहायता से नहीं दिखा सकते, प्रॉपर्टी को दिखा सकते हैं। बताया था ना लास्ट टर्न पे कि प्रॉपर्टी को हम दिखा सकते हैं। किसको नहीं दिखा सकते पॉइंट की सहायता से? दो ही हैं, हीट एंड वर्क। पाथ फंक्शन जो होते हैं वो पाथ फंक्शन है, वो पॉइंट की सहायता से नहीं दिखाए जा सकते। उन्हें दिखाएंगे एरिया अंडर द कर्व से। बताएंगे आगे कैसे दिखाएंगे एरिया अंडर द कर्व। पढ़ते हैं सवाल। बट आर गिवन बाय ए पॉइंट, आर गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व से दिखाते हैं उनको कैसे दिखाते हैं? एरिया अंडर द कर्व से, करस्पॉन्डिंग टू द प्रोसेस, किसी प्रोसेस से करस्पॉन्डिंग। These quantities in concept of thermodynamics are called, इन क्वांटिटी को क्या कहते हैं? थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए पीवी डायग्राम है ना। अब अगर हमें पी को दिखाना है कि भैया पी की वैल्यू क्या है, तो पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट खुद ही बता रही कि पी की वैल्यू क्या है, 4 बार 6 बार 8 बार बता रहा है। लेकिन वर्क दिखाना है तो वर्क यहां ऐसे पॉइंट से नहीं दिखा सकते। वर्क दिखाने के लिए हमें किसी प्रोसेस को चुनना पड़ेगा 1 से 2, और प्रोसेस में एरिया अंडर द कर्व, ये जो कर्व है ना इसके नीचे का एरिया लेना पड़ेगा। और जितना एरिया होगा, दिस एरिया विल शो द वर्क। इसीलिए ये पाथ फंक्शन है। ये देखो रास्ते पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि अगर हम रास्ता बदल दें, यहां से यहां आए, तो अब देखिए एरिया बढ़ गया। जैसे ही रास्ता बदला एरिया बढ़ गया, तो पाथ पे डिपेंड कर रहा है और एरिया ही वर्क है। इसीलिए वर्क पॉइंट फंक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, ये पाथ फंक्शन। अभी बहुत डिटेल में आगे और जानेंगे पॉइंट फंक्शन पाथ फंक्शन के बारे में। जितना बताया है उसके आधार पर भी सारे सवाल आप लगा सकते हैं।
तो एक सवाल था, करा दिया। नेक्स्ट टर्न पे बहुत सारे सवाल लगवाएंगे। आज यहीं पे हम आपको क्लास को क्विट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें वी विल डील विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही। अगले कम से कम 2 क्लासेस में तो क्वेश्चन ही चलेगा। हो सकता है 3 भी चला जाए, या हो सकता है 1 में भी हो जाए। 1 में तो नहीं होगा, 2 तो कम से कम चलेगा। उसके बाद देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।